हेलो बच्चों, हम फिर से हाजिर हैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 के आगे के प्रश्नों को लेकर। शुरुआत करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न, जो कि आपके आधे नंबर का आएगा। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता है। हमें बताना है कि ये प्रतिरोधकता बढ़ती है या घटती है। जैसा कि हम ऊपर देख चुके थे कि धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इनके लिए प्रतिरोधक ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। अगर हम क्यों बढ़ती है ये देखना चाहें तो हमने जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था कि इनका श्रांति काल जो है वो घटता है ताप बढ़ाने पर, जिस वजह से प्रतिरोधकता इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। टो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो तापमान अगर बढ़ाते हैं तो जो क्रमागत टक्करें हैं वो जल्दी जल्दी होगी और टो का मान घट जाएगा, और टो का मान अगर घट गया तो रो का मान बढ़ जाएगा, इसलिए प्रतिरोधकता बढ़ती है। अगले प्रश्न में विद्युत अपघट्यों में, तो विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? जैसे कि सामान्य हमने ले लिया नमक, जो जल में घुलकर क्या बनाता है? Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। तो विद्युत अपघट्य में क्या होते हैं? धनायन होते हैं और दूसरे ऋणायन होते हैं। तो यही पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं। अगला प्रश्न, दो क्रमागत टक्करों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी को देखें। एक इलेक्ट्रॉन है जिसने पहली टक्कर की, उसके तुरंत बाद इसने दूसरी टक्कर की। तो ये जो दो टक्करें इन्होंने की है क्रमागत, इनके मध्य जो तय की गई इनके द्वारा औसत जो दूरी है उसको अपन कहते हैं, यहाँ औसत दूरी लिखना चाहिए, तो इस औसत दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ, यानी कि वो पथ जहां तक जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त रूप से गति करता है टक्कर के पश्चात। से लेमड़ा से लिखते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, अपवहन वेग का मान होता है। देखिए, अपवहन वेग क्या होता है कि जब किसी चालक के ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है। त्वरित होकर वो जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है उसका वेग शून्य हो जाता है। फिर से विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वो त्वरित गति करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो इस प्रकार जो टक्कर दर टक्कर वो त्वरण ग्रहण करता है, फिर वापस उसका वेग शून्य होता है, फिर त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ता है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एक प्रकार से एक औसत इसका वेग होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों द्वारा चालक के अंदर जो औसत वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपवहन वेग कहते हैं। और ये बहुत ही कम होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई टो बट्टा एम, जहां ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ई विद्युत क्षेत्र, टो श्रांतिकाल, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका मान बहुत ही अत्यल्प होता है, लगभग होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि असमान परिच्छेद वाले चालक के, यहाँ देखें कि कम क्षेत्रफल वाले भाग से अधिक वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है, या फिर अधिक क्षेत्रफल वाले भाग से कम वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि देखते हैं कि जहां पे कम क्षेत्रफल है वहां कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पे अधिक क्षेत्रफल है वहां अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां टक्करें ज्यादा होगी, जहां कम इलेक्ट्रॉन होंगे वहां टक्करें कम होगी। टक्करें कम होगी तो उसकी गति उसका टो अधिक होगा, और टो अधिक होगा तो अपवहन वेग अधिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गतिशीलता म्यू का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिए, गतिशीलता का हमने फॉर्मूला पहले निकाला था Vd/E, जो कि E टो बट्टा M आता है, जो एक तो उस पदार्थ पर निर्भर करेगा, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, और दूसरा वो निर्भर करेगा तापमान पर, क्योंकि जो टो है श्रांति काल वो तापमान पर निर्भर करता है। तो इस वजह से जो गतिशीलता है वो भी क्या करेगी? तापमान पर निर्भर करेगी।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा कैसा होता है। हमें यहाँ बताना है कि ये धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो सामान्य एक फॉर्मूला जो लिखते हैं हम प्रतिरोध के ताप परिवर्तन के साथ परिवर्तन के लिए कि R इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी क्या है, तापमान में परिवर्तन। अब अगर यहाँ ताप अल्फा अगर पॉजिटिव है तो अगर तापमान में वृद्धि होती है यानी कि डेल्टा टी धनात्मक होता है तो आर में भी क्या होगी, वृद्धि होगी यानी कि धनात्मक। और ऐसा हम देख चुके हैं कि धातुओं के लिए क्या होता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ता है, तो यानी कि यहाँ अल्फा होगा वो धनात्मक होगा। अगला प्रश्न, मिश्र धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, मिश्र धातुएं भी धातुएं हैं तो इनके लिए भी गुणात्मक धनात्मक होता है, लेकिन ये क्या होता है, अल्प होता है, काफी कम होता है यानी। और इसके उदाहरण क्या है, दो उदाहरण हम देखते हैं, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जैसे मीटर सेतु का तार बनाया जाता है। अब चूंकि इनका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है तो ये तापमान के साथ कम सेंसिटिव होते हैं, इनमें तापमान के साथ इनके प्रतिरोध का विचलन बहुत ही कम होता है, इसलिए इनको उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, किसी बंद परिपथ में सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल होता है। देखें, जो एक सेल होता है उसके जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो अधिक विभव से निम्न विभव की ओर चलती है, लेकिन हमें यहाँ पूछा है कि ऋण सिरे से अगर हम धन सिरे की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने इनका उत्तर दे रखा है कि धनात्मक होता है, तो बढ़ता है को इन्होंने धनात्मक दे रखा है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 की व्हीटस्टोन सेतु की सेल भुजा व धारामापी भुजा को अंतर बदल करने पर संतुलन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतुलन की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। अब देखें, ये एक व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें जो धारामापी वाली जो भुजा है और एक सेल की भुजा है, धारामापी वाली भुजा है तो जो जहां पे लगी है उसके सामने वाले जो प्रतिरोध है उनका अनुपात और दूसरी तरफ वाले जो प्रतिरोध है उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, ये कंडीशन है। अब अगर हमने इसको चेंज कर दिया, जी की जगह हमने सेल लगा दिया ई, हमने सेल लगा दिया है ई और सेल की जगह हमने लगा दिया है धारामापी, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा कि ये जो अब जी के सम्मुख वाली भुजाओं का अनुपात होगा यानी कि R1 बट्टा R3 इक्वल टू R2 बट्टा R4। लेकिन इसको भी अगर अपन पुनर्व्यवस्थित कर लें पक्षांतरण करके तो ये सेम हमारे पास पहले जैसी कंडीशन आ जाती है, R1 बट्टा R2 बराबर R3 बट्टा R4। यानी कि यहाँ पे अगर हम सेल भुजा और धारामापी भुजा को चेंज कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो संतुलन की स्थिति क्या रहती है, अपरिवर्तित ही रहती है। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये 10 प्रश्न रिक्त स्थान वाले देख लिए जो कि आधे नंबर के होते हैं। अब आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं 1 नंबर का, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न जो अति लघुत्तरात्मक का जो यहाँ 12वां प्रश्न है कि सेल के विद्युत वाहक बल व सेल की टर्मिनल वोल्टता में एक अंतर लिखिए। ये सेल अंतर नहीं है, में एक अंतर लिखिए। तो विद्युत वाहक बल को हम ई से लिखते हैं, टर्मिनल वोल्टता वी से लिखते हैं, इनमें ये संबंध होता है ई इक्वल टू वी माइनस आई आर, जहां पे आर क्या है, आर है आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल जो होता है उसमें जो विद्युत वाहक बल होता है वो खुले परिपथ में होता है, यानी कि यहाँ से हम इसमें कुछ धारा प्रवाहित नहीं करेंगे किसी प्रतिरोध में। तो अगर खुले परिपथ में जो अपन विभवांतर मापेंगे इसके सिरों के बीच तो विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन अगर परिपथ को बंद कर दिया जाए, उसमें से कुछ धारा ले ली जाए, तब जो उसके सिरों पर विभवांतर नापेंगे वो होती है टर्मिनल वोल्टता। यानी कि विद्युत वाहक बल तो खुले परिपथ में होता है और टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति संचरण पावर स्टेशन में घरों तथा कारखानों तक करने के लिए उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा प्रवाहित क्यों जाती है। देखिए, आपने हाई पावर वाली लाइंस देखी होंगी, तो ये क्या होती है, शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए होती है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब कोई भी जगह है उसके लिए शक्ति की रिक्वायरमेंट फिक्स है कि यहाँ इनको इतनी पावर चाहिए। दूसरा, प्रतिरोध वो क्या निर्भर करता है, उस पदार्थ पे निर्भर करता है, उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, तो ये भी फिक्स है। तो अगर हमें शक्ति, अगर आई को अपन मिनिमम कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शक्ति क्षय न्यूनतम हो जाएगा। तो आई को मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, V अपॉन R करना पड़ेगा। लेकिन यहां से तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि R क्या है, फिक्स है।
तो दूसरा हम फॉर्मूला देखते हैं शक्ति का कि P इक्वल टू VI। तो V को अगर कम बढ़ा देंगे और I को कम कर देंगे तो P फिक्स रहेगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, V का मान बढ़ाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रश्न हम देख चुके हैं कि व्हीटस्टोन सेतु की दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दो शेष जो भुजाएं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के तुल्य होता है। तो यहाँ अगर इन भुजाओं के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हो तो P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। अगला प्रश्न, विशिष्ट अर्धचालक के प्रतिरोधकता रो व ताप T के मध्य आरेख खींचिए। तो भाई अर्धचालक जो होते हैं उनके लिए अल्फा होता है ऋणात्मक अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार कि दो उन तत्वों के नाम लिखिए जिनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक है अर्थात तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधता घटेगी, तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। ऐसा इसलिए होगा कि तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ जाएंगे और चालकता बढ़ जाएगी, इसलिए प्रतिरोधता घट जाएगी। अगला प्रश्न, ओम के नियम की केवल एक सीमा लिखनी है कि ओम का नियम अरेखीय तत्वों जिनके लिए V और I में जो ग्राफ होता है वो रेखीय नहीं होता है। अगर ओमीय होता तो रेखीय होता, अगर अनओमीय है तो वो ग्राफ रेखीय नहीं होता। जैसे कि डायोड और ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम डायोड की बात करें तो उसमें V और I के बीच ऐसा अरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, गतिशीलता किसे कहते हैं? गतिशीलता होती है अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात ही क्या कहलाती है, गतिशीलता कहलाती है। यदि हम E को 1 कर दें यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो अपवहन वेग प्राप्त होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, गतिशीलता कह सकते हैं। तो इनके परिमाणों का अनुपात होगा VD और E के। तो म्यू इक्वल टू VD का परिमाण बट्टा विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अगला प्रश्न, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक लिखिए। देखें धारा घनत्व क्या होता है कि J इक्वल टू I बट्टा A होता है। A यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। ये हो गया भाई। तो हमारे प्रश्न अभी कंप्लीट हो चुके हैं, लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो।